फिर हमने देखा था ब्लैक बॉडी वाला कॉन्सेप्ट। देखो ब्लैक बॉडी जब अपन बोलते हैं आइडियल ब्लैक बॉडी, आइडियल ब्लैक बॉडी या परफेक्ट ब्लैक बॉडी, आपके नोट से बार बार ये वाला सिंबल आपको नजर आएगा, आइडियल ब्लैक बॉडी। तो मैंने आपको कल समझाया था कि ब्लैक बॉडी बोलने का मतलब ये नहीं होता कि इस बॉडी का कलर ब्लैक है, क्योंकि जिसका कलर ब्लैक है वो तो रिफ्लेक्शन की वजह से ब्लैक है। कलर दो वजह से दिखाई देते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से या तो इमिशन की वजह से। कल मैंने हीटर वाला एग्जांपल दिया था, जब हीटर ठंडा था तो उसकी जो कॉइल थी वो कॉपर कलर की दिख रही थी बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन जब आपने हीट को गर्म किया वो सैफ्रॉन एकदम ऑरेंज कलर का हो गया बिकॉज ऑफ इमिशन। ठीक है, तो जो ब्लैक बॉडी है उसका नाम ब्लैक बॉडी इसीलिए दे दी कि जनरली क्या होता है, जो ब्लैक कलर होता है हर चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, मैक्सिमम स्पेक्ट्रम को एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए उसका नाम दे दिया गया ब्लैक बॉडी। आइडियल ब्लैक बॉडी का मतलब है उस पे पड़ने वाला 100% थर्मल रेडिएशन एब्जॉर्ब हो जाएगा। मतलब यहां पर मान लीजिए कोई ब्लैक बॉडी रखी और ये आइडियल ब्लैक बॉडी, तो इस पे जितने रेडिएशन आएंगे 100% क्या हो जाएंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे। नो ट्रांसमिशन एंड नो रिफ्लेक्शन। ठीक है, इस टाइप से अपने आप को रखेगा। अब ये अपने अंदर हीट एनर्जी स्टोर करेगा और लगभग अलग अलग वेवलेंथ के एनर्जी को स्टोर करके रखेगा, बिकॉज ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनकी वेवलेंथ अलग अलग हो सकती है। जब भी आपको वेव आएगा तो बराबर आपको वर्ड सुनेंगे, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और टाइम वेव। जहां पे मैंने कल भी बोला था जहां से रिपीटिशन होता है वो वेवलेंथ, दो रिपीटिशन के बीच का डिस्टेंस, जैसे कि देखो ये वाला है और ये रिपीट हो रहा है, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा इट इज क्या होगा, वेवलेंथ, वेव की लेंथ। ये जरूरी नहीं आप यहां से भी ले सकते, क्रॉस से ले सकते हैं, थ्रोट से भी ले सकते हैं। ये जो होगा डिस्टेंस क्या होगा, लेंथ। या सेम फेस के दो पार्टिकल के बीच का डिफरेंस, ये हो जाती है 11th की डेफिनेशन की, टॉप से लेकर बॉटम से, समझ में आता है। जरूरी नहीं है रिपीटिशन जहां से स्टार्ट होता है, सपोज यहां से लिया, इसके ही फेस पर आपको देखना पड़ेगा अगला पॉइंट। इसके फेस पर अगला पॉइंट ये मिलेगा कि यहां से फिर रिपीटिशन हो रहा है, यहां रिपीटिशन नहीं हो रहा है, नीचे जा रहा है ऊपर, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा ये क्या होगा, लैम्डा। जहां से रिपीटिशन स्टार्ट उस पॉइंट से, ठीक है, जो डिस्टेंस होगा वो क्या कहलाएगा, लैम्डा। इसी प्रकार से फ्रीक्वेंसी का अभी उसका जरूरत नहीं अपने को, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड आप देख ही चुके हैं जिससे पहले ऑसिलेशन के समय। तो ब्लैक बॉडी ध्यान रखना, ब्लैक बॉडी पूरे रेडिएशन में ही चलेगा। क्यों, ब्लैक बॉडी एक कॉन्सेप्चुअल फिनोमेना है। प्रैक्टिकली हमको ढूंढने जाए तो ब्लैक बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी अर्थ में हमको नहीं मिलने वाली, लेकिन क्या होता है उसके बेस पे बनाते हैं, जैसे आपके लाइफ में होता है। अभी सामने एक स्टूडेंट है जिन्होंने आई थिंक नीट क्लियर किया, सामने फोटो लगा हुआ है जस का, जस ही नाम है ना, जस रंग डालेगा फोटो, तो घर में क्या बोलेंगे, जस इतने घंटे पढ़ता था तुम पढ़ो, जस ऐसा करता था तुम करो। कंपैरिजन किससे होने लगा, वो आइडियल हो गया। एग्जैक्टली यहां पर आइडियल ब्लैक बॉडी जिससे हम कंपेयर करेंगे, मेरे पास ये है, मतलब ये है, ये देखो ब्लैक दिख रही है, इसने बोला मैं भी ब्लैक बॉडी हूं, बोले दिखाते हो रेडिएशन, हमने इसमें रेडिएशन डाले, इसने हो सकता है 70% एब्जॉर्ब किया हो, तो हम इसको बोलेंगे आइडियल ब्लैक बॉडी तो 100% करता, तूने तो 70 किया। हम कंपेयर करने के लिए उसे यूज करें ताकि हम मेजरमेंट का कोई क्राइटेरिया तो ले। तो आइडियल ब्लैक बॉडी के थ्रू हम बाकी बॉडीज को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आइडियल ब्लैक बॉडी क्यों यूज की जा रही है समझ में आ रहा। सेकंड चीज, आइडियल ब्लैक बॉडी पर इतनी रिसर्च है, इतने डाटा है कि अपने आप में एक सब्जेक्ट है। आइडियल ब्लैक बॉडी अपने आप में एक सब्जेक्ट है। अपन तो उसे कंपैरिजन करने के लिए बस कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे कि आइडियल ब्लैक बॉडी पूरा का पूरा एक सब्जेक्ट है। जैसे कि सन, मैंने आपसे बोला था सन भी खुद में अपने आप में क्या है, ब्लैक बॉडी, एक आइडियल ब्लैक बॉडी है सन। किसी जमाने में उसने सारी वेवलेंथ के सारे रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करके रखा, अब उसके अंदर वो थे, उसका टेम्परेचर बढ़ा तो जो उसने एब्जॉर्ब किया है वो छोड़ रहा है, इसलिए सनलाइट में लगभग सभी प्रकार के वेवलेंथ के रेडिएशन होते हैं। आपने एक चीज गौर की होगी, जैसे किसी को फोटोग्राफी का शौक है, सनलाइट और फोटोग्राफी इतनी अच्छी आती है, स्टूडियो में कितना भी लाइट लगा लो उतना अच्छा नहीं आएगा। क्यों, उसमें सारी वेवलेंथ, सनलाइट में सारी वेवलेंथ होगी। तो सन चूंकि ब्लैक बॉडी है, उसका टेम्परेचर बढ़ा तो वो इमिशन पावर भी उसका ज्यादा होता है। अभी हम एक और लॉ पढ़ने वाले किरचॉफ लॉ, उसमें यही होगा कि जो सबसे अच्छा एब्जॉर्बर होगा वही सबसे अच्छा इमीटर होगा। बट रिमेंबर वन थिंग, रिफ्लेक्शन और इमिशन में अंतर है।
इमीटर में खुद के रेडिएशन को हम बाहर फेंक रहे हैं और रिफ्लेक्शन में किसी और से आया उसको लौटा रहे हैं, दोनों में फर्क है। तो आइडियल ब्लैक बॉडी का रिफ्लेक्शन 0 है पर इमिशन मैक्सिमम है। इमिशन मैक्सिमम किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर। मैंने इमिशन के लिए 100% वर्ड यूज नहीं किया, वो थोड़ा सा रुक करके आने वाली क्लासेस में समझ में आएगा। 100% एब्जॉर्बर है और किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम इमीटर है। मेरी लाइन पे गौर करना, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आइडियल एक ब्लैक बॉडी 100% एब्जॉर्बर है और 100% इमीटर है। मैंने कहा किसी पार्टिकुलर टेम्परेचर पर मैक्सिमम इमीटर है, मतलब जितना इमिट वो करेगा बाकी बॉडी उसकी तुलना में कम इमिट करेगी। तो ब्लैक बॉडी का परसेप्शन दिमाग में क्लियर होने लगा होगा, ठीक है। इसके बाद हमने कल जो किया था, मैं कल फर्स्ट को रिवाइज करवा दे रहा हूं। फिर आपने देखा था 3 प्रकार के पावर पड़े थे। रिफ्लेक्टिंग पावर, ये निकाला था ना मैंने, R इक्वल्स टू QR अपॉन Q किया था। इट इज रिफ्लेक्टिंग पावर, मतलब किसी बॉडी में जितना रेडिएशन पड़ा इट इज Q, इट इज डिनोटेड बाय Q। इसमें से उसने कुछ रिफ्लेक्ट कर दिया, कुछ उसने क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जितना रिफ्लेक्ट कर दिया इट इज QR। तो ये किसका रेशियो है, जितने रेडिएशन रिफ्लेक्ट किए गए और जितने रेडिएशन इंसिडेंट हुए उसके बीच का रेशियो क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्टिंग पावर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। जितने रेडिएशन आए पूरे के पूरे रिफ्लेक्ट कर दिए, तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, QR अपॉन QR, क्या हो जाएगा 1। और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0। मतलब R किसके बीच में रहेगा, 0 और 1 के बीच। R की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू 0। इसी प्रकार से जैसा रिफ्लेक्टिंग पावर देखा था आपने, ट्रांसमिटिंग पावर भी देखा था, T क्या था, QT अपॉन Q। मतलब इसमें जितने रेडिएशन आए इसमें से कितने उसने आगे ट्रांसमिट कर दिए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि पूरा का पूरा ट्रांसमिट कर दिया, मतलब 1, या बिल्कुल ट्रांसमिट नहीं किया, 0। मतलब T की वैल्यू यहाँ पे ट्रांसमिटिंग पावर है 0 इज लेस देन और इक्वल टू T एंड लेस देन और इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है तुमको। तीसरा था एब्जॉर्बिंग पावर, इसमें जितने रेडिएशन आया उसने कितने एब्जॉर्ब किए, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या निकाला था, A इक्वल्स टू QA अपॉन Q। मैक्सिमम कितना हो सकता है, पूरा एब्जॉर्ब कर लिया आइडियल ब्लैक बॉडी के केस में। तो इस केस में A इज लेस देन और इक्वल टू 1 और 0 इज लेस देन और इक्वल टू। आइडियल ब्लैक बॉडी में 100% एब्जॉर्प्शन है, इसीलिए आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए A की वैल्यू कितनी होगी, ये याद करने वाली चीजें समझ में आ रही है, आ रहा है समझ में, तो कह रहे हैं ये फैक्ट्स आपको याद रहने चाहिए। यही मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया है, लेकिन चूंकि टॉपिक नया है इसलिए मैं एक बार रिवाइज कर दे रहा हूं, क्योंकि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि इसमें से 90% लोग पढ़कर ही नहीं है। तो मुझे आप लोगों को पूरा विश्वास होता है कि आप लोग नहीं पढ़ेंगे, इसलिए मैं रिवाइज कर देता हूं। और आप लोग मेरे विश्वास की लाज रखेंगे, आप ऐसे ही नहीं पढ़ते रहेंगे, मुझे भरोसा है। एक चीज हमने और देखा था कि ये तीनों का जो था R प्लस T प्लस कितना होगा 1। कितना डिस्कशन हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में, ठीक है। तो मैंने रिकॉल कराया। अब इसके आगे अगली हेडिंग डालते हैं, टोटल एमिसिव पावर। अच्छा, जो क्वेश्चन बच गया तो कर लेंगे, पहले फ्लो चल रहा है इसको कंप्लीट कर लेंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व किया सबने, ठीक है, आंसर मैच कर लेंगे लास्ट में। हेडिंग डालें टोटल एमिसिव पावर। टोटल एमिसिव पावर, इसे डिनोट करेंगे कैपिटल E। टोटल एमिसिव पावर हम सिंबल इसके लिए यूज करें कैपिटल E। आप कुछ सिंबल वेरी कर सकते हैं, जो नोट सारी मैं आपको बता दूंगा कहां का वेरी हो सकता है, ठीक है। टोटल एमिसिव पावर के लिए कैपिटल E आपकी नोट स्लिप हुई। नाम से पता चल रहा है टोटल एमिसिव पावर का मतलब क्या होगा, एमिसिव पावर ऑफ बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। नहीं, ये एमिसिविटी होगा। नहीं देखा, सबसे पहले देखते हैं एमिसिव पावर। सपोज एक बॉडी है, ध्यान से समझ लो,
इसके अंदर कोई ना कोई थर्मल एनर्जी रखी हुई और ये रेडिएशन कर रहा है, वो एनर्जी रेडिएशन के हेल्प से बाहर निकल रही है। यहां पे क्यों, कैसी एनर्जी है, लेकिन क्या हो रहा है, उसका रेडिएशन हो रहा है। समझ में आ रहा है? जो एनर्जी रेडिएट हो रही है बॉडी से, जो एनर्जी रेडिएशन के हेल्प से बाहर आ रही है, दो प्रकार से हो रहा है। क्यों अंदर जा रहा है, जब एब्जॉर्प्शन होगा तो थर्मल एनर्जी अंदर जा रही होगी, उसे हमने क्यू से दिखाया था। यहां पे वो एनर्जी क्या हो रही है, बाहर आ रही है विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन। क्योंकि जैसे आप इमिशन की बात कर रहे हैं, मतलब एनर्जी का बाहर आना। सबको समझ में आ रहा? तो इस केस में जो इसके रेडिएशन बाहर आएंगे, मुझे बताओ सेम टेम्परेचर पे ध्यान रखना, सेम टेम्परेचर पे ये अगर ये बॉडी छोटी है तो एनर्जी इससे ज्यादा बाहर आएगी या बड़ी से, मतलब सरफेस एरिया जितना ज्यादा इमिशन उतना ज्यादा। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि जो एनर्जी बाहर आ रही है ये प्रोपोर्शनल है सरफेस एरिया के। जो प्रैक्टिकल आप सोच रहे हो ये फिजिक्स के बाहर का सब्जेक्ट नहीं, आपके आसपास का है। सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स से भी आप उसको देखते हो, फील करते हो, और उसके बगैर अगर रियायत कर रहे हो तो फिर केवल फॉर्मल डेरिवेशन है, फिर लगता पता नहीं क्या। अच्छा सेकंड से बताओ मुझे, ये 2 सेकंड में ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगा या 5 सेकंड में? 5 सेकंड में, मतलब टाइम बढ़ने के साथ साथ तो ये प्रोपोर्शनल हुआ किसके, टाइम की। मतलब इमिशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड इमिशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस। इस केस में अगर आप इन दोनों को मिला दें तो क्या होगा, E इज प्रोपोर्शनल टू ए ही लिख सकते हैं। अब इस केस में वही कहानी लौट रही है। अगर आप देखें तो फिजिक्स में एक रिदम है, एक सिंक्रोनाइजेशन है। जब बाउंसिंग ऑफ बॉल पड़ा था तो बाउंसिंग में इफेक्ट डलता था बॉल के नेचर का, रेस्टिट्यूशन हो रहा था ऐसा। आप अलग अलग केसेस में देखेंगे नेचर को स्टडी किया जाता है। एग्जैक्टली यहां पर इस बॉडी का नेचर भी डिसाइड करेगा ना कितना इमिशन हो रहा है। सेम नेचर हर बॉडी का नहीं होगा, मतलब उसी टेम्परेचर पर उतने ही टाइम पर कोई बॉडी ज्यादा रेडिएट करेगी, कोई बॉडी कम रेडिएट करेगी, और ब्लैक बॉडी मैक्सिमम रेडिएट करेगी। तो इस केस को मेंटेन करने के लिए अगर हमको इक्वालिटी लगाना है यहाँ पे, तो हमें एक नया कांस्टेंट लेना पड़ेगा। इट इज E। ठीक है, तो अब आपके पास हो गया ये कौन सी एनर्जी है, रेडिएटिंग एनर्जी है, इक्वल्स टू E इमिशन पावर, सरफेस एरिया एंड टाइम। ईट याद रहेगा, ठीक है, इमिशन पावर, सरफेस एरिया और टाइम। इस केस में मुझे E को डिफाइन करना है। इफ यू वांट टू डिफाइन E तो मैं क्या लिखूंगा, बोलो इक्वल्स टू Q अपॉन। किसी चीज को डिफाइन करना होता है तो नीचे वाली यूनिट को 1 कर देते हैं, मतलब 1 मीटर सरफेस एरिया और 1 सेकंड। यदि आपको एसआई में डिफाइन करना है, सीजीएस में करना है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया 1 सेकंड। तो अब इमिशन पावर को आप कैसे डिफाइन करोगे, बताइए क्या डेफिनेशन होगी किसी बॉडी का इमिशन पावर, उसके 1 मीटर स्क्वायर एरिया के द्वारा 1 सेकंड में रेडिएट की गई एनर्जी होता है। ये कौन सी एनर्जी है, जो एनर्जी रेडिएट हो रही है कितने एरिया से। अगर एरिया को मैं कर दो 1 मीटर स्क्वायर और टाइम को कर दो 1 सेकंड, तो किसी बॉडी मान लीजिए बोर्ड है, मुझे इसका इमिशन पावर कैलकुलेट करना है, तो इसका कितना एरिया लूंगा मैं, 1 मीटर इधर 1 मीटर इधर, 1 मीटर स्क्वायर हो गया 1 मीटर 1 मीटर स्क्वायर एरिया से कितने टाइम में, 1 सेकंड में। इससे जितनी एनर्जी रेडिएट हुई वो इसका इमिशन पावर हो गया। समझ में आ रहा, तो हमने बोर्ड के लिए निकाल लिया कितना एनर्जी रेडिएट हुआ, वी कैन कैलकुलेट इमिशन पावर। क्लियर हो रहा, इसकी यूनिट निकाल के दिखाओ, यूनिट क्या होगी और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी करिए। ये नोट्स आपके पास आगे हो गया, इमिशन पावर नहीं आया अभी, हाँ तो ठीक है, इमिशन पावर नहीं आया तो अच्छी बात है, आप निकाल के दिखाओ यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला करो,
सबसे पहले यूनिट निकालिए। कितना निकला? बेटा जल्दी बोलो। अरे भाई आपके पास E इक्वल्स टू है Q अपॉन AT। ये क्या है? हीट है। यूनिट क्या होगी? जूल, एरिया की मीटर स्क्वायर और सेकंड। ठीक है, मतलब क्या हो गया? जूल पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा, ये आपको पता है जूल पर सेकंड क्या कहलाता है? वॉट। जूल पर सेकंड वॉट कहलाता है। इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, वॉट पर मीटर स्क्वायर। गैस को हटा दो, बिना इनवर्स लगा दो। सिंपल है। दोनों यूनिट याद रखना। न्यूमेरिकल में कभी ये लिखा हो, कभी ये। अब इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करेगा। एम वेरी गुड। डायमेंशन फॉर्मूला सबसे पहले देखो, हीट का क्या है? क्या होगा? एम एल टू टी। ये एरिया, लेंथ के डबल डायमेंशन। एरिया निकालने के लिए मुझे इस रूम का एरिया निकालना, तो लेंथ के कितने डायमेंशन लेंगे? दो, एक एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में। मतलब कितना हो गया? एल स्क्वायर। सेकंड का क्या होगा? दो। इस केस में ये कट जाएंगे, बचा क्या? एल जीरो माइनस 3। दिस इज डायमेंशन फॉर्मूला। ये सब आपको पहले यूनिट में सिखाया गया है, आपसे करना सीख सके। कंफर्म यहां तक नोट किया सबने? ये सब तो आ जाएगा नोट। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज इमिसिविटी। अभी इमिसिव पावर निकाला था, नाउ इमिसिविटी। इमिसिविटी इमिसिविटी को हम डिनोट करेंगे एप्सिलॉन से। एप्सिलॉन, दिस सिंबल इज एप्सिलॉन। ई को थोड़ा बिगाड़ के लिखना, ऐसा हो गया एप्सिलॉन। ठीक है, लेकिन आपके नोट्स में आई थिंक इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल ई, तो कंफ्यूज नहीं होना, सिंबल्स पे मत जाना। ठीक है, आपके नोट्स में होगा तो उसी के बाजू में ये वाले सिंबल में लिख लेना। कर सकते हो ना मैंने? मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि एक्चुअली मैक्सिमम जो बुक्स हैं ये वाला सिंबल यूज करती है। नोट्स में ये सिंपलिसिटी के लिए दिया गया। एक्चुअली आप दो में से कोई भी यूज कर सकते हैं। देखो, इमिसिविटी बेसिकली कंपैरिजन है। मैंने अभी आपको बोला था ना, किसी अच्छे लड़के से कंपेयर करते हैं। आपने बोला मैं 2 घंटा पढ़ता हूं, तो पापा ने बोला वो तो 6 घंटा पढ़ता है, तो आप चुप हो गए। कंपैरिजन होता है कि नहीं होता लाइफ में? यहां पर इमिसिव पावर कंपेयर, ध्यान से सुनना बालाजी। हाँ, वही कही थी, क्या नाम? भूपेंद्र हो ना? यहां पर इमिसिविटी इज जस्ट अ कंपैरिजन। किसके थ्रू? ब्लैक बॉडी के थ्रू। मतलब इमिसिव पावर ऑफ अ पर्टिकुलर बॉडी एज कंपेयर टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी के तुलना में उसमें कितना इमिसिव पावर है, इसका जो रेशियो है, इट इज इमिसिविटी। मतलब अगर इमिसिविटी क्या कोई पूछता है, व्हाट इज इमिसिविटी, तो इमिसिविटी इज अ रेशियो ऑफ इमिशन पावर ऑफ ग्रे बॉडी एंड इमिशन पावर ऑफ ब्लैक बॉडी। अब बोलेंगे सर ग्रे बॉडी कहां से आ गई?
ठीक है, अभी तक ब्लैक बॉडी थी। दुनिया के सारे बॉडी ग्रे बॉडी है। अब ग्रे मतलब क्या होता है? ब्लैक और व्हाइट का मिक्स, मतलब कुछ एब्जॉर्ब करता है, कुछ एब्जॉर्ब नहीं करता। तो मैक्सिमम बॉडी ऐसी है 100% एब्जॉर्ब करने रही है। जो 100% एब्जॉर्ब कर रहा हो तो ब्लैक बॉडी है, आइडियल ब्लैक बॉडी है। तो आइडियल ब्लैक बॉडी के अलावा जितनी बॉडी है उनका नाम क्या हो जाएगा? ग्रे बॉडी। समझ में आ रहा? तो ये एक रेशियो है। वी कैन राइट एमिसिविटी, इसे नोट कर लेना। एमिसिविटी इक्वल्स टू इट मीन्स, यदि मैं इसको सिंबल से फॉर्म में लिखूं तो इमिसिविटी, इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी या ग्रे बॉडी को डिनोट कर रहे हैं स्मॉल ई से, और आइडियल ब्लैक बॉडी का लेंगे कैपिटल। सिंबल दिमाग में फिक्स करो, बातचीत क्यों इस कॉर्नर से। इमिसिविटी इज अ रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ अ बॉडी और ग्रे बॉडी अपॉन इमिसिव पावर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी। तो यहां पे जो स्मॉल ई किसके लिए यूज किया है? किसी भी बॉडी का इमिसिव पावर, मतलब अभी डस्टर रखा है, बोर्ड रखा है, आप बैठे जो कुछ भी हो, इन सबका इमिसिव पावर मैं किससे दिखा रहा हूं? ई से। लेकिन यहां पे अगर आइडियल ब्लैक बॉडी होती तो उसको मैं उसका इमिसिव पावर किससे दिखाता हूं? कैपिटल ई से। इन दोनों का रेशियो में किससे दिखाऊंगा? एप्सिलॉन से। सिंबल याद रखना, एप्सिलॉन। अब आप मुझे बताएं, जो इमिसिविटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है ब्लैक बॉडी के लिए? एक बॉडी मैक्सिमम कितना इमिशन कर सकती है? जितना ब्लैक बॉडी कर सकती है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या होगी? ई अपॉन ई, कैपिटल ई अपॉन कैपिटल ई मतलब 1, मतलब इसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन की, ये हमेशा छोटी होगी 1 से, या इक्वल हो सकती है। इक्वल किसके लिए होगी? ब्लैक बॉडी को। तो ये 0 से 1 के बीच में ही होगी इमिसिविटी की वैल्यू। आइडियल ब्लैक बॉडी के लिए कितनी होगी? 1। बाउंस तो नहीं कर रहा, समझ में आ रहा हो? जल्दी नोट करेंगे। बेटा यही चीज लिखी है आपकी नोट्स में भी, कुछ इस पैटर्न में ध्यान से समझ लो, या तो नोट्स पढ़ने समय कंफ्यूजन होगा। एप्सिलॉन की जगह सिंबल कुछ भी हो सकता है। आपकी नोट्स में एप्सिलॉन की जगह सिंबल है ई, मतलब इमिसिविटी किससे दिखाई गई है? ई से। और जहां हमने बोला इमिसिव पावर ऑफ एनी बॉडी, जिसको लिखा हुआ है यहाँ पे इमिसिव पावर ऑफ ग्रे, साफ साफ लिख दिया गया है, ग्रे बॉडी अपॉन इमिसिव पावर ऑफ आइडियल ब्लैक बॉडी। वही चीज है, लिखने का तरीका अलग अलग, समझ में आ रहा? तो बाजू में चाहो तो लिख लो कि भाई नोट्स में ऐसा हम कंफ्यूज नहीं हो। तो यदि आपको किसी बॉडी के द्वारा रेडिएट की जाने वाली हीट यानी थर्मल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो Q इक्वल्स टू क्या निकाला था? E/AT अभी डराइव किया था, ठीक है। किसी ब्लैक बॉडी के लिए ध्यान रखना, यहां में एक फैक्टर हिडन था। Q इक्वल्स टू EAT अभी थोड़ी देर पहले डराइव किया है, इनिशियल पावर। यहां पे Q क्या था? जो एनर्जी रेडिएट हो रही है। E क्या था? इनिशियल पावर। ये क्या था? ये क्या था? टाइम। हमें पता है कि ब्लैक बॉडी के लिए इस मैं इसे यूज कर रहा हूं, मैं इसका कोई यूज नहीं कर रहा हूं, ठीक है।
एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है 1। तो एक्चुअली यहां पर जो एप्सिलॉन है इक्वल्स टू 1 था, इसलिए लिखा नहीं हुआ यहां पे है। लेकिन यदि किसी ग्रे बॉडी के लिए कैलकुलेट करना हो, किसी ग्रे बॉडी के लिए कैलकुलेट करना हो तो हो जाएगा E इक्वल्स टू एप्सिलॉन E, क्योंकि यहां पर एप्सिलॉन है लेकिन वो कितना है इसीलिए दिख नहीं रहा। लेकिन यदि कोई ग्रे बॉडी होगी तो इस एक्सप्रेशन में एप्सिलॉन आएगा, जो क्या होगा इमिसिविटी होगा। एप्सिलॉन क्या होगा इमिसिविटी होगा। व्हाट इज इमिसिविटी? इमिसिविटी इज अ रेशियो। इमिसिविटी इज अ रेशियो ऑफ इमिशन पावर ऑफ एनी बॉडी अपॉन इमिशन पावर ऑफ। इसके यूनिट क्यों? इमिसिविटी की यूनिट क्या होगी बेटा? लाइन पे ध्यान रखो, रेशियोज की कोई यूनिट कट जाएगा ना। तो इमिसिविटी की यूनिट क्लियर है यहां तक सबको 100%? क्योंकि इसके बाद एक बहुत बड़ा लॉ समझने वाला है रेडिएशन का। इसे नोट किया सबने? जल्दी कंप्लीट करें। किरचॉफ्स लॉ, ये आपकी नोट्स में नहीं है, इसे नोट कर लेना। नहीं आएगा किरचॉफ्स लॉ, नहीं है नोट्स में, इसे नोट कर लेना। हाँ ये नोट्स में नहीं है, इसे नोट कर लेना। किरचॉफ्स लॉ, हाँ फिर देखिए ये लॉ ये कहता है जो जितना अच्छा एब्जॉर्बर होगा वो उतना ही अच्छा इमीटर होगा। गुड एब्जॉर्बर इज गुड इमीटर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट सुनने में बड़ा सिंपल लग रहा है, लेकिन इसे स्टेबल करने में सालों लग गए कि जो जितना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वही उतना ज्यादा इमिट कर सकता है। इसीलिए ब्लैक बॉडी इज 100% एब्जॉर्बर, that's why maximum emitter. Black body is 100% absorber, that's why maximum emitter in particular temperature. अभी तक आपने इमिशन पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ा है, इसके बाद वाला लाएगा स्टीफन्स लॉ जो पढ़ेंगे। अभी तक आपने इमिशन के लिए एरिया यूज किया और टाइम यूज किया, अभी तक आपने टेम्परेचर की बात नहीं की। ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर बोल के छोड़ रहे हैं, इसके बाद जो लॉ आएगा वो टेम्परेचर से रिलेट करेगा। गुड एब्जॉर्बर इज गुड इमिटर, ये है, इतना सा लॉ है किरचॉफ। ठीक है, तो इसको यदि आप लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? अगर मैं ब्लैक बॉडी के लिए लिख रहा हूं, अगर मैं ब्लैक बॉडी के लिए लिख रहा हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा E प्रोपोर्शनल, ये क्या होगा इमिशन पावर इज प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बिंग पावर। ये तो बोला ना मैंने। लेकिन मैं अगर किसी दूसरी बॉडी के लिए लिख रहा हूं तो मैं क्या बोलूंगा? क्योंकि स्मॉल ई मैंने किसके लिए यूज किया था? ग्रे बॉडी के। तो इमिशन पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्बिंग पावर। कंफर्म? इस केस में यहां पर एक चीज ध्यान रखना, अगर ऐसा लिखा है E लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E लैम्डा, अब यहां पे आएगा कि सर ये नई टर्म कहां से आई? मैंने आपसे बोला था जो वेव होती है उसकी अपनी वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ इज डिनोटेड बाय लैम्डा। तो जो एब्जॉर्बिंग पावर है, इसके बाद एक टर्म आती है जो आपके नोट्स में डिस्कस नहीं है, वो है स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन मतलब कि हर बॉडी किसी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को ही एब्जॉर्ब करती है, मतलब किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ के रेडिएशन को ही एब्जॉर्ब करती है और दूसरे वेवलेंथ के रेडिएशन को रिजेक्ट करती है।
कोई एग्जांपल दे सकते हो इसका कि वो पार्टिकुलर किसी एक वेवलेंथ का रेडिएशन एब्जॉर्ब करे और दूसरा ना करे? कोई भी ऐसा एग्जांपल आपके दिमाग में आ रहा है? सपोज देखो यहां पे आपको 3 कलर दिख रहे हैं। ये जो कलर है सपोज मान लेते हैं पिंक है, पिंक ही है। चलो मान लेते हैं रेड, ठीक है, मान लेते हैं रेड। आप समझना बहुत अच्छे से, कल भी समझाया था। ये रेड रेड क्यों दिख रहा? क्योंकि जितने स्पेक्ट्रम आ रहे हैं सारी वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर रहा है पर रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब ये रेड वाली वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करता है। इट मीन्स इसका नेचर ऐसा है कि किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है और किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ को एब्जॉर्ब नहीं करता। इसके बाजू में येलो दिख रहा। अब मटेरियल ऑलमोस्ट सेम है दोनों का, लेकिन इसका नेचर क्या है? ये सारा एब्जॉर्ब कर रहा है पर येलो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। मतलब इस केस में जो इसका एब्जॉर्प्शन पावर है उसमें वेवलेंथ शामिल करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो इस प्रकार की जो एब्जॉर्बिंग पावर होगा इट इज स्पेक्ट्रल एब्जॉर्प्शन, इट इज डिनोटेड बाय ए लैम्डा। अगला कॉन्सेप्ट, उसने जो एब्जॉर्ब किया है वही इमिट कर सकता है। उसने जो एब्जॉर्ब किया है वही इमिट कर सकता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। मान लीजिए आपके पास एक कप है, मान लीजिए बोन चाइना वाला कप है। बोन चाइना कप होता है चाय पीने वाला, चाइना बोन चाइना कप है। उसका कलर लाइट है या व्हाइट कलर का है और उसमें कुछ लिखा हुआ है प्रिंट करके डार्क से। बहुत अच्छे से समझना, क्लास में हो सभी? बोन चाइना का कप है आपके पास और आपने उसका कलर व्हाइट है और उसपे बहुत डार्क कलर से कुछ लिखा हुआ है। अब वो जो कप है इसका जो कलर जो था व्हाइट था, मतलब ये सारे स्पेक्ट्रम को तो एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था, रिफ्लेक्ट कर रहा था। रिफ्लेक्ट कर रहा था, एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था। लेकिन यहां पे मान लीजिए ब्लैक से या डार्क ब्लू से कुछ लिखा हुआ है, एमसीएस पब्लिक स्कूल लिखा, आजकल लिखते हैं ना। इस केस में इस कप को उठा करके मैंने टोस्टर में रख दिया और टेम्परेचर ले लिया, मान लीजिए 1100 डिग्री सेल्सियस तक इसको गर्म किया। चाइना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी गर्म करो वैसा। इसके बाद इसको मैंने निकाला, बहुत ऐसे समझना, और इसको मैंने एक डार्क रूम में रख दिया। ठीक है, जब डार्क रूम में रखूंगा एक कप दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन एक जो एमसीएस लिखा होगा चमक रहा होगा। डार्क रूम में एमसीएस चमक रहा होगा। तो हमारा एमसीएस सालों साल चमक ही रहा है। आप ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो व्हाइट था इसने कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं किया, लेकिन जो एमसीएस लिखा था वहां पर तो ब्लैक किया था ना। ब्लैक ने तो सब कुछ एब्जॉर्ब किया था, उसने अलग अलग वेवलेंथ अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखी थी। जब आपने उसको टेम्परेचर दिया तो गुड एब्जॉर्बर इज गुड इमीटर। तो जो उसने एब्जॉर्ब किया था उसने क्या किया? इमिट किया। इसलिए डार्क रूम में अब जो ये ब्लैक था दिखाई दे रहा था, बाकी का दिखाई। ये किरचॉफ लॉ का सबसे बड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल, ठीक है। लेकिन अपने को किरचॉफ का प्रूफ भी देना पड़ेगा कि एक्चुअली किरचॉफ ने कैसे साबित किया था इसको। ठीक है, ये करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास, मतलब दोस्तों। थैंक यू।